पेश खिदमत है आबिद सुहेल की कहानी एक मोहब्बत की कहानी का दूसरा हिस्सा। एक दिन सुबह सुबह गेट के बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मैं जोर से भूखा। जर्नी के नो कॉन्ग कहने पर मैंने भूखना तो बंद कर दिया, लेकिन बिल्कुल तैयार खड़ा रहा। वैसे जब भी घंटी बजती पहले कोई न कोई कौन है जरूर कहता और जवाब मिलने के बाद ही गेट खोला जाता। लेकिन उस दिन जाने क्या बात थी कि सारे ही लोग खुश खुश घर के बाहर निकल आए। जर्री ने मेरे गले का पट्टा पकड़ लिया और मैं खामोश खड़ा सबको देखता रहा। आने वालों में एक मर्द था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, या शायद देखा हो, ठीक से याद नहीं। एक औरत थी जिसकी सूरत पहचानी पहचानी लग रही थी, और एक प्यारा प्यारा बच्चा था। मालकिन ने उस औरत को लिपटा लिया, सफेद बालों वाले उस आदमी को गले लगाया और उस बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगा। जर्नी भी हंस हंस के सबसे लिपट रही थी। मेरी समझ में यह तो नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे घर के लोग खुश थे, इसलिए मैं भी खुश था और प्यार भरी नजरों से उस बच्चे को देख रहा था। बड़ा प्यारा बच्चा था वो। सफेद बालों वालों की उंगली पकड़कर गेट के अंदर जाते हुए वो कनखियों से बार बार मुझे देखे जा रहा था, शायद मुझसे डर रहा था। मैं उसे पास से देखने के लिए आगे बढ़ा तो सफेद बालों वाले की टांगों से लिपट गया। जर्री ने पट्टा खींचकर मुझे पीछे कर लिया। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं तो इतना प्यार कर रहा हूं और वो डरा जा रहा है, लेकिन मैं भूखा एक बार भी नहीं। धीरे धीरे सब लोग घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। आने वालों में यूं तो मुझे सभी अच्छे लगे, लेकिन बच्चे की बात ही और थी। गोरा गोरा गोल मटोल। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे देखना भी चाहता और डरता भी। अब तो मुझे यह भी अच्छा लगता। वो जब भी घर के बाहर आता कोई न कोई जरूर उसके साथ होता। मैं उसे प्यार से देखता रहता, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह बात दूसरी है कि जब मैं जरा दूर होता तो वो मेरी तरफ हाथ हिला के कहता, कॉन्ग कॉन्ग। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बहुत खुश होता, और जब भी उसे देखता थोड़ी दूर पर दीवार के साए में बैठ जाता। अब तो वो मुझे पहले से भी अच्छा लगने लगा था। एक दिन जाने कैसे वो अकेले ही घर के बाहर आ गया, शायद गेंद उठाने के लिए, जो लुढ़कती हुई लॉन में आ गई थी। उसकी मुझ पर नजर नहीं पड़ी। मैं गमलों के पास लेटा लेटा उसे देखता रहा। फूलदार कमीज पैंट में वो बहुत प्यारा लग रहा था। मुझसे रहा न गया और मैंने तेजी से उचक कर दोनों अगले पैर उसके कंधों पर रख दिए और उसके मुंह पर प्यार कर लिया। उसने एक चीख मारी और रोता हुआ अंदर भागा। बाहर के कमरे में शायद कई लोग आ गए थे। उनकी आवाजें तो सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो क्या कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में रोते रोते उसने कहा, कांग मामू ने प्यार कर लिया। मैं हैरान परेशान खड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे प्यार करने से किसी को डर कैसे लग सकता है। बाद में मुझ पर डांट भी पड़ी। क्यों, मुझे क्या मालूम। मैंने तो बस उसे प्यार किया था। कुछ दिनों बाद वो सब चले गए। जाते वक्त उसने अपने बाप की गोद से मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और डरते डरते कहा, कॉन्ग मामू टाटा। इससे ज्यादा मीठी आवाज मेरे कानों ने अब तक नहीं सुनी थी। आखिर मेरे प्यार ने असर दिखाई दिया। मैंने सोचा वो सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। घर की मालकिन तो रो रही थी। फिर एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर वो सब चले गए। मैं दूर तक उस गाड़ी को देखता रहा। इसी में वो बच्चा भी बैठा होगा जिसने मुझे कॉन्ग मामू कहा था। यह मामू जरूर कोई अच्छी बात होगी। मेरे मालिक को भी तो वो मामू कहता था। अब मैं अपने मकान के आसपास के हिस्से का बादशाह था। बस एक गोलू था और उसका साथी छोटकू, जो कभी कभी मुझे छेड़ते। मोहल्ले के बाकी सारे कुत्ते मुझे देखते ही डर के मारे इधर उधर हो जाते। एक दिन मोहल्ले के बहुत से कुत्तों ने एक साथ मेरे घर के सामने आकर भौंकना शुरू कर दिया। मैं समझा कि एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, इसलिए बस गुर्रा के रह गया।
इतने में छोटकू ने झाड़ी से अपना मुंह निकाला। उसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं छलांग लगाकर उस जगह पहुंचा तो वो खिसक कर बाहर हो गया। मैं समझ गया ये गोलू की ही शरारत है, लेकिन पूरी ताकत से भौंकने और गुर्राने के अलावा मैं कर भी क्या सकता था। गेट बंद था। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। खटका बस जरा सा खिसक के रह गया। गुस्सा के मारे मेरा खून खौल रहा था, इसलिए मैं कभी झाड़ियों के पास से और कभी गेट पर आकर गुर्राता और भौंकता रहा। इतने में वो मोटी सी औरत आ गई जो मेरे घर में काम करती थी। मेरे खाना खाने और पानी पीने के बर्तन भी वही साफ करती थी। कभी कभी मेरे लिए कीमा भी लाती थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं बाहर निकलकर उन कुत्तों पर झपटा। मुझे देखते ही सारे कुत्ते भागे। भागने वालों में सबसे आगे गोलू था और उसके पीछे छोटकू। मैंने और किसी की तरफ देखा भी नहीं, बस उन दोनों के पीछे लपका। लेकिन पार्क के कोने तक पहुंचने के बाद जब वो सब एकदम गायब हो गए तो मैं उसी जगह रुककर गुर्राने लगा। इतने में मुझे अपना नाम सुनाई दिया। कोई मुझे पुकार रहा था। मैंने पलट कर देखा तो गेट के बाहर वही मोटी औरत खड़ी थी। मैं घर की तरफ लौटा, लेकिन इधर उधर देखता भी जाता था। गोलू और छोटकू कहीं दिखाई न दिए। उस दिन से सारे कुत्तों पर मेरा दबदबा और भी बैठ गया। मुझे देखते ही रास्ता छोड़ देते थे। बेकार डरते थे। मैं यूं ही उन पर हमला थोड़ी करता। मेरा मालिक बहुत सख्त था। मुझे खुद से किसी को छेड़ने की इजाजत नहीं थी। वो दिन भी कैसे प्यारे थे, भुलाए नहीं भूलते। जाड़ों में गेट के पास पक्की जमीन पर मुलायम गद्दे के ऊपर लेटे लेटे चारों तरफ के फूलों से लदे हुए पौधों को देखना, बीच में एक आध झपकी मार लेना, कोई मक्खी नाक या कान पर बैठ जाए तो हाथ हिलाए बगैर धीरे से गुर्रा के उसे उड़ा देना, कोई गेट को हाथ भी लगा दे तो भोंक भोंक कर उसकी सिट्टी बिट्टी गुम कर देना, और शान से इधर उधर देखे बगैर शरीफे, अमरूद और पपीते के पेड़ों के पास से होते हुए दरवाजा खुला तो मकान के पीछे के खेत में निकल जाना और बदन समेटे धीरे धीरे दौड़ते हुए उस जगह तक पहुंचकर जहां कांटेदार तार लगे थे, दूर तक फैले हुए ऊंचे ऊंचे दरख्तों को देखना। कैसे प्यारे दिन थे वो भी। कांटेदार तारों से थोड़ा आगे एक नाला था। उस तरफ से नेवले आ जाते थे। शुरू शुरू में मैं तो उन्हें दौड़ाता और वो भाग जाते, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हो गई और मैंने उन्हें दौड़ाना छोड़ दिया। वो मकान के पीछे की दीवार के पास के छप्पर से, जिसमें जाने क्या क्या कबाड़ भरा था, निकलते तो मैं उन्हें चुपचाप लेटे लेटे देखा करता, कुछ न बोलता। लेकिन खेत में खुलने वाले दरवाजा की तरफ बढ़ते हुए वो मुझे पलट पलट कर देखते जरूर। पुराने दिनों का डर उनके दिलों में समाया हुआ था। मुझे ये लंबोतरे से नेवले जो जमीन से चिपके चिपके दौड़ते अब अच्छे लगने लगे थे। उनका डरना भी अच्छा लगता था, सड़क के कुत्तों की तरह। उन्हें भी सहमा सहमा देखकर मेरे दिल में अपने ताकतवर होने का एहसास और भी बढ़ जाता। लेकिन दिल में एक कांटा अब भी चुभा हुआ था। गोलू और छोटकू वैसे तो मेरे सामने न आते, लेकिन जब भी मैं उनके घर के सामने से गुजरता मुझे देखकर खूब भौंकते। एक दिन पार्क के नुक्कड़ के पास मैंने यूं ही पलट कर देखा तो दोनों झाड़ियों की आड़ में ऐसे बैठे थे जैसे बस हमला करने ही वाले हों। कौन जाने मुझे बेखबर देखकर पीछे से हमला कर ही देते। यह ताकत का नशा बुरा होता है, उसमें डर भी समाया रहता है। और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन मैं अपने मकान का गेट खुलते ही चुपके से बाहर निकल गया था। घर की मालकिन की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। असल में मुझे पेशाब बड़े जोर से लगा था और लैश के बगैर बाहर घूमने के लिए जी भी चाह रहा था। बड़े मकान से जरा आगे पार्क की दीवार के पास पैर उठाकर पेशाब कर ही रहा था कि उन दोनों ने एकदम हमला कर दिया। थोड़ा वक्त तो मुझे संभलने में लगा। उसके बाद मैं गुर्राया तो गोलू ने पैंतरा बदल कर मेरी टांग अपने दांतों से दबाने की कोशिश की, बल्कि दबा भी ली। अब मुझे सचमुच गुस्सा आ गया और मैंने पलटकर उसकी गर्दन पर हमला किया तो उसके मुंह से मेरी टांग छूट गई। मुझे अपने मुंह में कुछ मीठा मीठा सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने दांत गाड़े गाड़े ही आगे के दाहिने हाथ के पंजे से उसकी नाक नोच ली। मेरा यह वार इस कदर सख्त था कि वो जमीन पर गिर गया। छोटकू भागा और गोलू ने भी जोर लगाकर अपनी गर्दन छुड़ा ली और भाग खड़ा हुआ।
वो तो जर्री ने, जो हमारे गुर्राने और भौंकने की आवाज सुनकर बाहर निकल आई थी, दौड़कर मेरा पट्टा न पकड़ लिया होता तो मैं उन दोनों को हमला करने का मजा चखा देता। लेकिन खैर, उस दिन के बाद से उन दोनों की फिर कभी हिम्मत न हुई कि मुझ पर हमला करें, और मैं जब भी उधर से गुजरता उसके मकान की तरफ मुंह करके कम से कम गुर्राता जरूर। गुर्राते वो भी, लेकिन बस उस वक्त जब उनकी मालकिन वहां होती। इसके जवाब में सलाखों वाले फाटक की तरफ मुंह करके मैं उस वक्त तक भौंकता रहता जब तक वो उन्हें लेकर मकान के अंदर न चली जाती। याद नहीं यह उन्हीं जाड़ों की बात है या पिछले जाड़ों की कि घर के सारे लोग एक एक करके कहीं चले गए, बस जर्री रह गई। वो मोटी सी औरत जो मेरे बर्तन धोती थी उन दिनों मेरे घर ही में रहती। हाँ, कभी कभी थोड़ी देर के लिए चली जाती। बाकी सारे लोगों को मेरी आंखें ढूंढा करती, लेकिन कोई दिखाई न देता। घर सूना सूना लगता। खाना तो मुझे पहले की तरह दोनों वक्त पेट भरकर मिलता, लेकिन जब से वो लोग गए थे मुझे हड्डी नहीं मिली थी। उसका मजा कुछ और ही होता है। शाम होने लगती तो जर्नी कोट पहनाकर उसकी डोरियां मेरे पेट से बांध देती। सर्दी तो फिर भी लगती, लेकिन मैं सारी रात घर की रखवाली करता रहता। पत्ता भी खड़कता तो मैं भौंक भौंक कर उसे खामोश कर देता। दिन को नींद पूरी न होती। शाम को जरा सी देर के लिए सो जाता। सोता क्या, बस एक अंगहाई लेता। एक शाम मैं जरा आंख बंद करके लेटा ही था, शायद औंघने ही वाला था कि जर्नी की आवाज सुनाई दी, डरी डरी आवाज। मैं एकदम खड़ा हो गया और गर्दन ऊंची करके चारों तरफ सूंघने की कोशिश करने लगा। एक अजनबी सी बू घर के पीछे की तरफ से आती हुई महसूस हुई। मैं छप्पर की तरफ बढ़ा ही था कि गेट के पास कुछ खटपट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो पहले जर्नी नजर आई, उसके बाद वो मोटी सी औरत जो मेरे यहाँ काम करती थी। दोनों घबराई सी लग रही थी। मैं उनकी तरफ लपका। वो औरत जर्नी को पड़ोस के एक घर में छोड़ने जा रही थी। मैं भी साथ हो लिया और उस मकान के बाहर उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक दरवाजा खोलकर जर्नी अंदर न चली गई। उसके बाद तेजी से दौड़ता मैं झोंपड़ी की तरफ लपका, लेकिन वहां कोई न मिला। बस अजनबी अजनबी सी बू जरूर फैली हुई थी। मैं थोड़ी देर तक उसी जगह खड़ा रहा, भौंकता और गुर्राता रहा। उस वक्त मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। आंख न झपकी होती तो जो भी होता उसे भमोड़ ही डालता। कुछ दिनों बाद सब लोग आ गए और मुझे सुबह शाम टहलाए जाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। वैसे तो मेरा मालिक जब मुझे टहलाने ले जाता खूब ही मजा आता, वो उछल कूद बहुत कराता। लेकिन सफेद बालों वाले के साथ टहलने जाने का दूसरा ही मजा था। एक तो आजादी ज्यादा रहती, बात बात पर डांट न पड़ती। दूसरे, मैं आवारा फिरने वाले और इन छोटे बड़े कुत्तों पर जो अपने मालिकों के साथ होते धौंस भी खूब जमा पाता। मैं खुद तो किसी से बोलता नहीं था, गुस्सा भी मुझे देर में आता था, लेकिन डरता भी मैं किसी से न था। एक दिन जब मैं उस सफेद बालों वाले, क्या करूं मुझे उसका नाम ही नहीं मालूम, और मालूम भी कैसे हो, कोई उसे नाम लेकर पुकारता ही नहीं, न जाने क्यों, के साथ जब सुबह सुबह अपने मोहल्ले से निकलकर चौड़ी सड़क पर जा रहा था, 6-7 कुत्तों ने मुझे घेर लिया और लगे भौंकने। मैंने जोर का झटका दिया तो जाने कैसे लैश से मेरे गले का पट्टा अलग हो गया। मैं जोर से गुर्राया। उस वक्त गुस्सा के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा और उनमें से सबसे मजबूत कुत्ते की तरफ छलांग लगाकर उसकी टांग दबोच ली। दूसरे कुत्ते तो धीरे धीरे भौं भौं करते हुए भागे और वो जिसकी टांग मेरे जबड़े में दबी थी पैं पैं करने लगा। सफेद बालों वाले ने मुझे जोर से डांटा और नो कॉन्ग लीव हिम कहा, लेकिन उस वक्त तो मुझ पर भूत सवार था। मैंने दांत और कस के उसकी हड्डियों में गाड़ दिए और वो तकलीफ के मारे जमीन पर गिर गया। अब मुझे उस पर कुछ कुछ रहम भी आने लगा था। उस वक्त सफेद बालों वालों ने उस पतली सी छड़ी से जो घर से निकलते वक्त उसने ले ली थी, मुझे पीठ पर मारा और मैंने उसकी टांग छोड़ दी। वो लंगड़ाता हुआ भागा और सड़क के किनारे की दुकान के पीछे छुप गया। सफेद बालों वाले ने पट्टे में लैश तो डाल दी, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। मैं समझ गया कि वो मुझसे खफा है। जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो बस चुप हो जाता। वैसे भी वो बहुत कम बोलता था।
उन्हीं दिनों मुझे पहली बार एक कुतिया अच्छी लगी, मेरी ही तरह, काली भूरी। वो लंबाई चौड़ाई में मुझसे जरा सी कम थी। मैं तेजी से उसकी तरफ लपका तो मेरे मालिक ने लैश खींच ली। उस वक्त मेरे बदन की एक एक बूटी थिरक रही थी और मैं जिस तरह भी हो उस तक पहुंच जाना चाहता था, लेकिन वो अपने मालिक के साथ मेरी मोहब्बत से अनजान बनी चली जा रही थी। मुझे उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी मैं उसकी तरफ देखता रहा। उस वक्त तक जब वो तीसरे मोड़ पर एकदम मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई, मैं बहुत देर तक उसके बदन की खुशबू सूंघता रहा, मीठी मीठी खुशबू, और फिर यह बू मेरी नाक में बस गई। शाम के वक्त मैं बाहर निकलता तो पार्क के कोने पर झाड़ियों के पास बिजली के खंभे से चिपकी खड़ी और बालू में उल्टी सीधी लेटी हुई कई कुत्तियां दिखाई पड़ती। उनमें से बस एक के बाल चमकदार थे और डील डोल से भी वो ठीक थी। मुझे वो कभी अच्छी लगती, लेकिन उस वक्त मुझे वो कुतिया याद आ जाती जिसने बस एक झलक दिखाकर मुझे अपना बना लिया था। दूसरी बार तो उसे देखना नसीब ही नहीं हुआ। फिर कई दिनों बाद पार्क में दौड़ते दौड़ते मैं बाएं तरफ उस जगह जहां रेत का ढेर लगा था कूदा तो कॉलोनी की वही चमकदार कुतिया जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जो ही उसे सूंघने के लिए मैंने अपनी नाक बढ़ाई, बदबू का एक ऐसा जबरदस्त भभका आया कि मेरा सारा इश्क हरण हो गया और मैं पार्क की मुंडेर पर चढ़ गया। वो मेरे पीछे पीछे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त मेरे मालिक ने, जो पार्क के कोने में सलाखों के पास खड़ा हुआ किसी से बातें कर रहा था, मुझे आवाज दी और मैं हवा से बातें करता हुआ उसके पास पहुंच गया। उन दिनों मुझे लगता जैसे घर का हर शख्स जो भी काम करता है वो मेरे लिए ही होता है। मेरा मालिक बाहर सिर्फ इसलिए जाता है कि मेरे लिए डॉग बिस्कुट लाए, सफेद बालों वाला मूंगफलियां लेने। एक ऊंचा सफेद डब्बा सिर्फ इसीलिए था कि उसमें मेरा दूध और बहुत सा कीमा रखा जाए। घर की मालकिन का काम बस मेरे लिए खाना पकाना था और मेरे बर्तन धोना और मेरे बैठने की जगह साफ करना न होता तो वो मोटी औरत सुबह शाम भला क्यों आती। जर्नी तो हर वक्त मेरी देखभाल क्या ही करती थी। मुझे बाहर के लॉन में छोड़कर वो अंदर चली जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। फिर मैं सोचता शायद सो रही हो। आखिर मैं भी तो दिन में कई बार सोता था, लेकिन उसका किताब लेकर बैठ जाना और सफेद बालों वाले का अपने आप को कमरे में बंद कर लेना मुझे एक आंख न भाता। मुझे खाने को बहुत कुछ मिलता और वो भी मजेदार। कीमे में रोटी मिलाकर दी जाती तो मैं पहली रोटी अलग करके सारा कीमा चट कर जाता। उसके बाद रोटी के उन टुकड़ों की बारी आती जिनमें कीमा लगा होता। कभी कभी नरम सी मोटी और फूली रोटी ऐसी कोई चीज मिलती, वो भी बड़े मजे की होती। बस एक बात मुझे बहुत बुरी लगती, खाना प्लेट में डाला जाता, दूध दिया जाता, वो सख्त सा बिस्कुट जिसे तोड़ने के लिए मुझे दांतों से जोर लगाना पड़ता, तो कोई यह नहीं सोचता था कि शायद मुझे बहुत भूख लग रही हो। मुझे थोड़ी दूर खड़े खड़े या बैठे लेटे कुछ इंतजार करना पड़ता। मैं कभी प्लेट की तरफ देखता और कभी खाना देने वालों के हाथों की तरफ। फिर हाथ की दो उंगलियां मिलती और जैसे ही धीमी सी चट की आवाज होती, मैं प्लेट पर टूट पड़ता। कभी कभी घर की मालकिन मुझे नली देती जिसके मोटे वाले हिस्से पर गोश्त लगा होता। पहले तो मैं गोश्त चट कर जाता, उसके बाद नली को दांतों से जोर लगाकर तोड़ देता और उसके अंदर का गूदा चाट डालता, जो कीमे से भी ज्यादा मजेदार होता। उसके बाद धीरे धीरे हड्डी के टुकड़े टुकड़े करके उसे चबा डालता। हड्डी खत्म करने के बाद भी गूदे का मजा याद करके मैं बहुत देर तक होंठों पर जबान फेरा करता। डरता मैं सबसे ज्यादा अपने मालिक से था और उसकी आंख का एक एक इशारा समझता था। लेकिन जब सफेद बालों वाला मौजूद होता तो मुझे अपने मालिक से भी ज्यादा डर न लगता। वो कहता कौन गो, तो मैं बड़े मालिक की तरफ देखता और उसी जगह गर्दन झुकाए खड़ा रहता। लेकिन अपने मालिक से आंखें मिलाने की हिम्मत उस वक्त भी मुझे न होती। वो फिर कहता कौन गो, तो मैं 2 कदम पीछे हो जाता, मुंह मोड़े बगैर, और सफेद बालों वाले को देखने लगता। इस वक्त नहीं जाएंगे, जर्नी कहती, देख नहीं रहे हैं अब्बू बैठे हैं। यह सुनकर मैं 2 कदम और आगे बढ़ जाता, सर झुकाए अपने मालिक से आंखें चुराते हुए। सफेद बालों वाला तो उसका नाम अब्बू है, मैं सोचता, लेकिन सब लोग ये नाम क्यों नहीं लेते। वही सख्त सा बिस्कुट
जेब से निकाल कर मेरे सामने प्लेट या कागज पर रख देता और फौरन ही चुटकी बजा देता। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगती। कभी तोड़ने में उस बिस्कुट का कोई टुकड़ा उचक कर प्लेट के बाहर गिर जाता तो कोई न कोई उसे उठाकर मेरी प्लेट में रख देता, नहीं तो मैं उसके पास खड़ा हो जाता और एक एक को देखा करता। आखिर कोई न कोई उसे प्लेट में रख ही देता। मैं दूसरे कुत्तों को नालियों के किनारे, दरख्तों के नीचे और सड़क पर पड़ी हुई चीजें खाते हुए देखता तो मुझे बहुत बुरा लगता। मालूम नहीं उनके मालिक उन्हें टोकते नहीं थे या वो उनका कहना नहीं मानते थे। शुरू शुरू में तो मैं भी हर जगह मुंह मार देता था, लेकिन बार बार समझाने और एक आध बार की डांट मार के बाद मेरी ये आदत छूट गई थी। मैं अपने सामने किसी कुत्ते को खातिर में नहीं लाता था। अपने आप पर मुझे थोड़ा थोड़ा गुरूर भी था और मेरे घर के लोग वो तो थे ही सबसे अच्छे और उनकी हर चीज भी सबसे अच्छी थी। वो मकान जिसकी दीवार मेरे घर से लगी हुई थी बहुत बड़ा था और ऊंचा भी। आसपास और भी बहुत से चमकदार मकान थे जिनमें रहने वाले खूब खूब अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन मुझे न अपने घर से ज्यादा कोई मकान पसंद था, न अपने घर वालों से ज्यादा कोई दूसरा। पास वाले घर में दो दो गाड़ियां थीं। उनमें से एक तो बहुत बड़ी थी। एक रात मैं अपने मालिक के साथ टहलने के बाद लौट रहा था कि एक गाड़ी आकर इसी मकान पर रुकी। उसकी रोशनी सीधी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। घर आकर मैं अपने मालिक के स्कूटर के पास जाकर गद्दी पर पैर रखकर खड़ा हो गया और मैंने अपना मुंह उस पर टिका दिया। मेरे मालिक की यह छोटी सी गाड़ी भी बहुत तेज दौड़ती थी। उस गाड़ी का इससे क्या मुकाबला। और फिर इसके चलने की तो आवाज भी होती है जिसे मैं पहचानता हूं। ऐसी थोड़ी है कि पास से निकल जाए और पता भी न चले। मेरा मालिक इस पर बैठकर कभी कभी जाता भी था। एक दिन मेरे मालिक ने स्कूटर सड़क के किनारे ही खड़ी रहने दी और गेट खोलकर मुझे बाहर बुलाया। धीरे धीरे मेरा सर सहलाया और कहा, स्टे हियर। मैं समझा नहीं और उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगा तो उसने रुककर स्कूटर पर हाथ रखा और बोला, स्टे हियर, आई एम कमिंग जस्ट नाउ। अब बात मेरी समझ में आ गई और मैं उसी जगह रुका रहा। मेरे मालिक को घर से आने में कुछ देर लग गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। इतने में किसी ने आकर गद्दी पर हाथ रख दिया तो मैं अपनी अगली दोनों टांगें उसके कंधे पर टिकाकर जोर जोर से भौंकने लगा। वो भागा तो मैंने भौंकते हुए उसका पीछा किया, लेकिन पलट पलट कर स्कूटर भी देखता रहा, इसलिए वो जाने कहां गायब हो गया। मेरी आवाज सुनकर मालिक दौड़ा दौड़ा आया तो मैं गद्दी पर दोनों पैर रखे खड़ा था। क्या हुआ कौन, उसने कहा और मेरी पीठ सहलाने लगा। इतने में वही आदमी जिसको मैंने दौड़ाया था पार्क के मोड़ से आता हुआ दिखाई दिया। मैं गुर्राया तो मेरे मालिक ने मुझे चमकारा और दोनों बातें करने लगे। मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं अपने मालिक के दोस्त को भी नहीं पहचानता। वो मेरे मालिक और मेरे बारे में क्या सोचता होगा। बरसात के दिन थे। कल रात ही मैंने सड़क पर जगह जगह पानी भरे होने के बावजूद खूब उचक फांद की थी, लेकिन उस वक्त मुझे अपना बदन भारी भारी लग रहा था। रोजाना की तरह मुझे खाना दिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मालकिन ने बहुत कहा, लेकिन मैंने खाने को मुंह भी नहीं लगाया। जर्री अपना थैला लेकर जा चुकी थी। थोड़ी देर में मेरा मालिक घर से निकला तो उसकी नजर मेरी प्लेट पर पड़ी। कौन, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, उसने कहा और मेरी पीठ सहलाई। फिर उसने मेरा मुंह ऊंचा करके नाक देखी और बोला, सूख रही है, लेकिन कोई खास बात नहीं, मौसम ही ऐसा है, टेम्परेचर है हल्का सा। उसके बाद उसने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे तसल्ली दी। शाम को डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। मैं धीरे धीरे चलता हुआ गेट तक उसे छोड़ने गया। उसने एक बार फिर पलटकर मुझे देखा और चला गया। मैं सारे दिन बरामदे में दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। जर्री अपने वक्त पर वापस आई। मेरी प्लेट के खाने में चींटियां देखकर उसने सारा खाना फेंक दिया और दूसरी साफ प्लेट में कीमा दिया। मैंने उसे सूंघा तक नहीं। फिर उसने मूंगफली के दाने दिए। मैंने उन्हें भी बस सूंघ कर छोड़ दिया। कुछ खाने को जी ही नहीं चाह रहा था। जब घर की मालकिन ने खाने के लिए बार बार कहा तो मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शाम को वापस आते ही मालिक ने मेरी पीठ छुई और बुखार तेज हो गया है कहता हुआ घर के अंदर चला गया। बस जरा सी देर में बाहर आया और रिक्शे पर बैठाकर मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गया।
डॉक्टर साहब को मैं जानता था, मेरा मालिक उसे यही कहता था। 3-4 बार तो वो 2-2 इंजेक्शन लगा चुके थे। तकलीफ तो हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो मेरी पीठ पर प्यार से हाथ भी फेरते थे, इसलिए मुझे अच्छे लगते थे। उन्होंने मेज पर लेटाकर इंजेक्शन लगाया। मेरे मालिक ने मेरा मुंह पकड़ रखा था। उसकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या मैं डॉक्टर साहब को काट लेता? अगले दिन मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने डटकर खाना खाया और शाम को पार्क में खूब ऊधम चौकड़ी मचाई। लेकिन 3-4 दिन के बाद मुझे फिर बुखार आ गया, फिर इंजेक्शन लगाया गया और मैं ठीक हो गया। लेकिन हर चौथे 5वें दिन या 8-10 दिन बाद बुखार आता। कभी कभी तो बुखार 2-2 दिन तक रहता। मैं बहुत दुबला हो गया था। घर वाले मेरी पीठ और पेट पर हाथ फेरते तो उंगलियां मेरी पसलियों से टकराती। कमजोरी तो थी, लेकिन मेरी हिम्मत में कमी नहीं थी। एक बार 4 दिन के बुखार के बाद उठा तो उसी शाम या अगली शाम पार्क में दौड़ भाग करते करते मैंने हमेशा की तरह उसी जगह छलांग लगाई जहां ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। आगे के दाहिने पैर में जोरदार टीस उठी, लेकिन मैं पी गया और धीरे धीरे चलकर अपने मालिक के पास आकर खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे गले के पट्टे में लैश डाली। मैं उनके साथ चुपचाप घर आकर अपने गद्दे पर बैठ गया। सुबह पेशाब कराने के लिए गेट खोला गया तो मेरी वही टांग जिसमें रात को जोरदार चमक हुई थी खूब सूज गई थी और मुझे बिस्तर से उठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरा मालिक मुझे फौरन डॉक्टर के यहाँ ले गया। उन्होंने एक छोटी सी चमकदार डंडी से, जिसके कोने पर चिकना सा पत्थर लगा हुआ था, मेरी टांग को धीरे धीरे ठोका। वो कुछ कुछ परेशान मालूम होते थे। उन्होंने मेरे मालिक से कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन उसी वक्त मुझे दोबारा रिक्शे में बैठाकर बहुत दूर ले जाया गया। इतनी दूर कि मैं बैठे बैठे थक गया तो पायदान पर ही लेट गया। आखिर वो मकान आ गया जहां मुझे ले जाया जा रहा था। वहां मेरे मालिक ने एक औरत से कुछ बातचीत की। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ी दूर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में कई कुत्ते पहले से थे। उनमें से एक को देखकर मुझे अपनी बीमारी से पहले के दिन याद आ गए। खूब कसी हुई चमकदार खाल, चारों टांगों पर ऊपर की तरफ गोश्त ही गोश्त, चौड़ा सीना और बड़ा सा जबड़ा। उस वक्त मेरी हालत देखकर कोई सोच भी न सकता था कि पहले मैं कैसा था। फिर भी मुझे यकीन था कि मेरा मालिक इलाज करा के मुझे पहले जैसा ही कर देगा। लेकिन उसकी परेशानी देखकर मेरा दिल कुढ़ता था, पर मैं कर भी क्या सकता था। आखिर मुझे एक मशीन के सामने खड़ा किया गया। खूब तेज रोशनी हुई जरा देर के लिए और मुझे मेज पर से उतार लिया गया। मेरे मालिक ने अपने जेब से बहुत से रुपए निकालकर उस औरत को दिए। मुझे अपने मालिक पर बहुत रहम आया और उस औरत पर गुस्सा। 2-3 दिन बाद मैं फिर डॉक्टर साहब की मेज पर लेटा हुआ था। एक गीले और चिपचिपे से कपड़े की पट्टी मेरी इस टांग पर, जिसमें जोरों का दर्द था, बांध दी गई ऊपर से नीचे तक। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और ये टांग भारी भारी मालूम हो रही थी। घर आकर मैंने थोड़ा सा खाना खाया और सो गया और बहुत देर तक सोता रहा। आंख खुली तो पट्टी सूख गई थी। मैंने उठना चाहा तो पट्टी वाली टांट मोड़ न सका, लेकिन किसी न किसी तरह उठ कर खड़ा हुआ। 2-3 दिन तक तो उठने और चलने में बहुत परेशानी हुई। उसके बाद मैं 3 टांगों के सहारे चलने फिरने और धीरे धीरे दौड़ने भी लगा। लेकिन मुझे दौड़ने से मना किया जाता। मेरी खुराक तो कम हो गई थी, लेकिन मुझे बुखार न था और नाक भी गीली न थी। खाने के अलावा दोनों वक्त दवा डालकर मुझे दूध भी दिया जाता, जिससे बदन में कुछ कुछ ताकत आने लगी थी। लेकिन कमजोरी अब भी बहुत थी। पहले तो मैं दिन में बस 2-3 बार सोता था, लेकिन अब सारे दिन सोता जागता रहता था। इसी सोने जागने में वो दिन याद आ जाते जब मैं पार्क में दौड़ा दौड़ा फिरता था और भैंसों को देखकर पागल हो जाता था, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। भैंसें मेरे घर की झाड़ियों को तो अब न छूती और सड़क पर से तेज तेज चलती हुई गुजर जाती। शायद मेरे ही डर से, उन्हें क्या मालूम कि मैं उन पर झपट पड़ना तो दूर की बात, जोरदार आवाज में देर तक भौंक भी न सकता था। एक दिन जाने क्या बात थी कि सब लोग खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कहीं चले गए और मुझे घर के अंदर कर दिया। मैं पहले तो दरवाजे के पास कान लगाए पैरों की चाप सुनता रहा, लेकिन जब बाहर के गेट में ताला लगाने की आवाज आई तो मैं बदन का सारा बोझ 3 टांगों पर डाले
लंगड़ाता हुआ लॉबी पार करके अपने मालिक के कमरे के दरवाजे के पास आकर लेट गया। लेटे लेटे मुझे जाने कैसे ख्याल आया कि मैंने अपनी छोटी सी दुम, जो जरा सी खुशी की बात पर आप ही आप हिलने लगती थी, कितने दिनों से नहीं हिलाई। मैंने झूठ मूठ खुश होकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी न हुआ। सर घुमाकर पीछे की तरफ देखना चाहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। असल में गर्दन मोड़ने से मेरे उस पैर में जिस पर पट्टी बंधी थी जोरों का दर्द होने लगा था और मैंने अपना सर सीधा कर लिया था। फिर मैंने बाएं टांग पर जरा सा जोर देकर करवट लेने की कोशिश की तो अपना भारी सर संभाल न सका और वो पक्के फर्श से टकरा गया। बहुत तेज दर्द हुआ और आंखों के सामने थोड़ी देर तक अंधेरा सा छाया रहा, लेकिन कर भी क्या सकता था। वैसे इस तरह की तकलीफों का अब मैं कुछ कुछ आदी हो चुका था। पक्का फर्श पसलियों में चुभने लगा तो मैंने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टर की वजह से दूसरा पैर मुड़ न सका और मैं जरा इधर उधर होकर लेटा रहा। लेटे लेटे शायद एक झपकी आ गई। आंख खुली तो लॉबी के पीछे कुछ खटपट हो रही थी। मैंने सूंघ कर अंदाजा लगाने की कोशिश की, कुछ समझ में न आया तो इसी तरह लेटा रहा चुपचाप। थोड़ी देर बाद आवाजें आना बंद हो गईं या मुझे दोबारा झपकी आ गई। आंख खुली तो ज्यादा शोर हो रहा था, लेकिन समझ में अब भी कुछ न आया। मैं इसी तरह लेटा उन दिनों को याद करता रहा जब जरा सी खटपट सुनते ही दीवाना हो जाता था और गेट के पीछे की दीवार तक दौड़ा दौड़ा फिरता और भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लेता था। इतने में चरचराहट की आवाज के साथ खिड़की का पूरा चौखटा पीछे की तरफ झुक गया और एक छोटे से कद का लड़का लॉबी में कूदा। उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी और उसने बड़ा सा दरवाजा खोल दिया। अब एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके हाथ में लोहे की मोटी सी राड थी अंदर आ गया। यह रॉड मेरे ही घर की थी। उससे मजदूर पीछे का खेत खोदते थे। अब 4 आंखों ने एक तरफ से और 2 आंखों ने दूसरी तरफ से एक दूसरे को देखा। न मैं कुछ बोला और न वो दोनों। मैंने सोचा शायद मुझे देखकर ही दोनों डरकर भाग जाएं, लेकिन वो मुझसे जरा न डरे। हो सकता है उन्हें मेरी हालत के बारे में पहले से मालूम रहा हो। दोनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने पहले बाएं टांग पर जोर दिया और फिर दाहिनी टांग पर, जो मोटे से सख्त कपड़े में लिपटी हुई थी। जोरों की चमक हुई जिससे मेरे मुंह से हल्की सी की आवाज निकल गई, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया और दोनों पिछली और अगली बाएं टांग पर सारे बदन का बोझ डालकर खड़ा हो गया। एक बार सारे बदन को जरा सा पीछे करके अपनी ताकत आंकने की कोशिश की। उस वक्त वो दोनों किचन से निकलकर उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें सफेद बालों वाला रहता था और घर की मालकिन भी। मैं सारी हिम्मत इकट्ठी करके तख्त और फिर बड़ी सी मेज के पास आ गया। मैंने अपनी ताकत को एक बार फिर तौला। वजन बहुत कम था, लेकिन दिल की ताकत ने पलड़ा भारी कर दिया। अब वो लोग कमरे में दाखिल होने ही वाले थे। मैंने अपने मालिक और घर के सारे लोगों को याद किया और सारी ताकत पिछली टांगों में भरकर एक जस्त लगा दी। सोचा तो यह था कि कम से कम छोटे वाले की गद्दी तक तो पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन उसकी कमर तक पहुंचते पहुंचते ही हिम्मत और ताकत दोनों ने साथ छोड़ दिया और मैं भद से पक्के फर्श पे गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर लंबे वाले ने पलट कर देखा और मुड़कर उसी लोहे की रॉड से मेरे पेट के जरा ऊपर 2 वार किए। दर्द की एक लहर और फिर एक सलाख सी पूरे बदन में बिजली की सी तेजी से दौड़ गई। मैं भूख भी न सका। फिर जब वो दोनों कमरे में चले गए और खटखट की आवाजें मेरे कानों से टकराने लगी तो मैं बड़ी मुश्किल से उठा और 3 टांगों पर धीरे धीरे चलता हुआ पहले वाली जगह पर आकर लेट गया। मुझ पर गशी सी तारी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अंदाजा न कर सकूं कि कमरे के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। अगली दाहिनी टांग का दर्द पक्की जमीन पर टकराने से पसलियों की चुभन और लोहे की चोट क्या कम थी कि उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में आता जाता देखकर आंखों से भी तकलीफ को अपने जिस्म में दाखिल होने देता। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कितनी देर तक गाफिल रहा या सोता जागता रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आंख खुली तो वो दोनों भाग रहे थे। छोटे वाले पे तो नजर नहीं पड़ी, लेकिन लंबे वाले के बगल में एक पोटली दबी हुई थी। मैं अपना सर भी न हिला सका,
लेकिन आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब मैं अपने घर की झाड़ियों से अपने मोटे से पेट को कसकर रगड़ती हुई भैंस की दुम से लटक गया था और फिर रेल की पटरी के पास उसकी दुम छोड़कर खून का मजा लेने के लिए होंठों पर जबान फेरते हुए घर लौट आया था। अभी खून के मजे की याद पूरी तरह जबान से गायब भी न हुई थी कि मेरी नजर जर्री पर पड़ी और फिर घर की मालकिन पर। दोनों को घबराए घबराए इधर उधर आते जाते, जर्री को सिसकियां लेकर रोते हुए और पास पड़ोस के लोगों के सवालों का जवाब देते हुए देखकर मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन क्या गड़बड़ हुआ है यह मुझे ठीक से मालूम न था। वो लोग क्या बातें कर रहे थे यह भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा तो मेरे घर में होता नहीं था। उस दिन और क्या क्या हुआ यह तो याद नहीं, लेकिन कई दिनों तक 2-3 नए लफ्ज चोर, चोरी और पुलिस बार बार मेरे कानों में पड़ते रहे। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने मालिक के जूतों की आवाज सुनी तो कनखियों से उसकी तरफ देखा। इसी दिन के लिए तो पाला था और तुम बीमार पड़ गए कौन, उसने कहा। मैंने शर्म के मारे मुंह दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर लीं। अपने मालिक से आंखें मिलाने की मुझ में हिम्मत न थी। उसी वक्त पेट के पास से एक टीस सी उठी और मेरे बदन की एक एक बोटी जैसे दर्द से कांप गई। इतने में कुछ और जाने पहचाने लोग घर में आए और इसी तरह की बातें होने लगी जो मैं बहुत देर से सुन रहा था। किसी ने कहा किसी ऐसे ही आदमी का काम है जिसे सब मालूम था यह भी कि कौन बीमार है। अपनी बीमारी का जिक्र सुनकर मुझे अपने ऊपर और गुस्सा आया। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि अपने मालिक के काम न आ सकूं। मैं किसी से आंखें न मिलाता। बड़ी शर्म आई। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह होता जा रहा था। एक शाम सफेद बालों वाला धीरे धीरे मेरी पीठ सहला रहा था। जब उसकी उंगलियां उस जगह पर पहुंची जहां मुझ पर लोहे की रॉड से मारा गया था तो जोरों की चमक हुई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने उसी जगह फिर हाथ फेरा धीरे धीरे और जर्री को पुकारा। जर्री बेटी यहाँ आओ, देखो तो ये क्या है। थोड़ी देर बाद जर्री और घर की मालकिन उसी जगह को धीरे धीरे छू रहे थे। मैं अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने दे रहा था, इसलिए वो लोग परेशान तो थे लेकिन ज्यादा नहीं। उनके हाथ फेरने से मुझे भी महसूस हुआ कि पेट के जरा ऊपर कुछ उभरा उभरा सा है। इतने में मेरा मालिक आ गया और उसने रुई से कोई गीली गीली चीज उस जगह लगा दी। रात बहुत बेचैनी से गुजरी। वैसे सोता तो मैं दिन में ही था और रात के वक्त तो झाड़ियों, लोहे के गेट और दरख्तों वाले पतले से रास्ते और पीछे आंगन के बस चक्कर लगाया करता था। थक जाता तो गेट के पास इस तरह बैठ जाता कि झाड़ियों के पास वाली दीवार से घर के पीछे तक की दीवार देख सकूं। जागने की आदत की वजह से रात काटनी मुश्किल हो गई थी, लेकिन सुबह होते होते मुझे हल्की सी झपकी आ गई। इतने में मेरे मालिक ने पीठ पर उसी जगह धीरे धीरे हाथ फेरा तो मेरी आंख खुल गई। डॉक्टर साहब ने जैसे ही अपनी मेज पर लिटाकर उस जगह पर हाथ फेरा तो वो मेरे मालिक की तरफ मुंह करके बोले, मैं कहता था ना कि कौन ने हमला जरूर किया होगा। चोरों ने किसी सख्त चीज से मारा है। डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर बहुत दिनों बाद मेरी आंखों में चमक पैदा हुई और मैंने अपने मालिक से आंखें मिलाई। वो मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रहा था। उस वक्त डॉक्टर ने कुछ और कहा जिससे वो परेशान सा हो गया, लेकिन मेरी समझ में और कुछ न आया। अपने मालिक के प्यार भरे हाथों के इशारे पर मैं टांगें फैलाकर लेट गया। यह हाथ बदन पर रखे हुए हों तो फिर क्या परेशानी। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि डॉक्टर साहब पतली सी लंबी सुई पेट में घोंप देंगे। यह तो कई बार कर चुके हैं। मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था। डॉक्टर साहब ने अलमारी से 2-3 सुइयां, एक लंबी लंबी चाकू ऐसी चीजें और रस्सी की एक जाली निकाली। उसे देखकर मेरे मालिक ने कहा, डॉक्टर साहब इसकी क्या जरूरत, मैं मुंह पकड़े लेता हूं। नहीं, मुंह पर जाली जरूर बांध दीजिए। माना बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन है तो डोबरमैन, पलट पड़ा तो हाथ चबा डालेगा, उन्होंने कहा। डोबरमैन, यह नाम तो मैंने कई बार सुना था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि उसके यह मानी भी होते हैं। जाली से मेरा मुंह बांध दिया गया। मेरे मालिक ने एक हाथ से जरा जोर देकर मेरा सर दाब लिया और दूसरा हाथ पेट पर रख दिया। मेज पर कुछ खटर पटर होती रही।
फिर यकायक मुझे लगा कि इस जगह को जो अभी उभर आई थी जैसे चाकू से काटा जा रहा हो। दर्द की एक बहुत तेज लहर बदन में चारों तरफ फैल गई। लेकिन जब सर के पास पहुंची तो मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने सर को झटका देकर गुस्से से मुंह डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ाया। वो हड़बड़ाकर पीछे हट गए। मेरे मालिक ने मुझे चमकारा तो मैंने दांत अंदर किया और तय कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए अब सर न उठाऊंगा। मैंने मुंह भी दबाकर बंद कर लिया। खाल कई बार काटी गई। अंदर से बदबूदार पानी छल छल बहने लगा। तरह तरह की दवाएं काटी हुई जगह में बदन के अंदर लगाई गईं। उसके बाद मेरी खाल को सी दिया गया। सुई जब अंदर जाती बदन का रुआं रुआं कांप उठता। लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने मालिक से पक्का वादा कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने मुंह से आवाज भी न निकलने दूंगा। यही मैंने किया भी। थोड़े दिनों बाद मेरा जख्म भरने लगा। फिर पैर की पट्टी भी काट दी गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं धीरे धीरे चलने भी लगा था। बदन में थोड़ी थोड़ी ताकत भी आ गई थी। कई दिनों बाद मुझे खूब मलमल कर नहलाया गया। मेरे बाल चमक उठे और मेरी आंखों में बीमारी से पहले दिनों की प्यारी प्यारी यादें उभरने लगीं। मैं तो पार्क में दौड़ भी लगाना चाहता था लेकिन मुझे इसकी इजाजत न थी। अब मैं आसपास के मकानों और उनमें रहने वालों को जिन्हें बीमारी के दिनों में मैं भूल सा गया था दोबारा कुछ कुछ पहचानने भी लगा था। एक दिन पार्क के दूसरे तरफ कोने पर गोलू दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी मैं आर में हो गया। अच्छा ही हुआ उसे मेरी बीमारी के बारे में मालूम न होगा, नहीं तो हमला जरूर करता और मेरा सारा भरम टूट जाता। कैसी शर्म की बात होती मेरे लिए और मेरे मालिक के लिए भी। रात भर जागती आंखों से सुहाने ख्वाब देखता रहा। लेकिन सुबह के वक्त जरा सी झपकी लेकर उठा तो बदन भारी था। मेरा मालिक कहीं जाने के लिए बाहर आया तो मैं ऐसा बन के बैठ गया जैसे बिल्कुल ठीक हूं। जाने कहाँ जा रहा है, उसे परेशान क्यों करूं। शायद जल्दी में था। उसने मेरे सर पर धीरे धीरे गुदगुदी की और चला गया। उसे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके पैरों की चाप सुनता रहा और जब यह आवाज आना खत्म हो गई मैं उसी जगह लेट गया। तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। तकलीफ किसी एक जगह न थी। बदन में दर्द कभी एक जगह होता कभी दूसरी जगह। ऐसा दर्द पहले तो कभी नहीं हुआ था। मुझसे न दिन में खाना खाया गया न शाम के वक्त। रात में जब मेरा मालिक आया और उसे मालूम हुआ कि मैंने सारे दिन कुछ नहीं खाया है तो वो आकर मेरे पास बैठ गया उन्हीं कपड़ों में जो सुबह पहन कर गया था। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। दिन भर का थका थकाया घर लौटा तो अब मेरी वजह से परेशानी में पड़ गया। वो मेरी पीठ सहलाने लगा तो मैंने उसके दिल का बोझ कम करने के लिए झूठ मूठ भौंकने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में फंसकर रह गई। फिर भी मैंने अपनी तकलीफ उस पर जाहिर नहीं होने दी। वो कुछ मुतमईन हो गया और मेरी चमकदार प्लेट में कीमा और फूली फूली रोटी ले आया जो मुझे बहुत पसंद थी। मैं उसी तरह लेटा रहा लेकिन जब उसने कई बार प्यार से खा लो कौंग कहा तो मैंने सोचा उसका दिल रखने के लिए जैसे ही भी बन पड़े एक दो नवाले खा ही लूं। मैंने जरा सा कीमा चखा ही था कि जाने कैसे पूरा मुंह पानी से भर गया और मैंने प्लेट में ही कै कर दी। अगली सुबह मुझे फिर डॉक्टर साहब के पास ले जाया गया। उन्होंने मेरी पीठ पेट टांगों और गर्दन को धीरे धीरे दबाकर देखा। वो कुछ कुछ परेशान मालूम हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरी टांग और पेट के बीच एक पतली सी नली लगा दी। ये तो वो पहले भी कई बार कर चुके थे। मैं खामोशी से लेटा रहा। थोड़ी देर बाद नलकी निकालकर उन्होंने अपनी आंखों के सामने कर ली। यह भी कोई नई बात नहीं थी लेकिन जब उन्होंने वो नलकी उसी तरह मेरे मालिक की आंखों के सामने की तो मैंने सोचा कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब ने मेरे पेट में सुई लगाई। तकलीफ तो हुई लेकिन कोई खास नहीं। यह तो कई बार हो चुका था। लेकिन दूसरी सुई जब पीछे के बाएं टांग में लगाई गई तो मेरी जान ही निकल गई। ऐसा लगा जैसे गाढ़ा गाढ़ा गर्म पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। जहां जहां वो पानी पहुंचता ऐसी टीस उठती कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। लेकिन मेरे मालिक के हाथ ने जो मेरी पीठ पर रखा हुआ था बड़ा सहारा दिया। यह हाथ न होता तो सचमुच जान निकल जाती। उस सुई के बाद तो मेरे लिए वो पैर जमीन पर रखना मुश्किल हो गया। मुझे बार बार पेशाब लगता था और बाहर जाना पड़ता। बड़ी तकलीफ होती।
उस पैर का पंजा जमीन से छू भी जाता तो ऐसी तेज चमक उठती कि जी चाहता वहीं लेट जाऊं। लेकिन यह सोचकर के मोहल्ले के किसी कुत्ते ने मुझे सड़क पर पड़ा देख लिया तो क्या सोचेगा। किसी न किसी तरह सड़क के उस पार पेशाब करने की कोशिश करता। पेशाब तो न होता, बस दो एक कतरे टपकते। मैं अपने मालिक को देखता तो कट के रह जाता और मुझे अपने बीमारी से घिन आने लगती। आखिर उसे कितनी तकलीफ दूं। और फिर मुझे देखकर उसके चेहरे और आंखों में जो परेशानी दिखाई देती, उसे बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर था। मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता। मैंने अपने मालिक को कई दिनों से हंसते हुए नहीं देखा था। सफेद बालों वाला जब घर से बाहर जाने लगता तो गेट के पास से वापस आकर एक बार फिर मेरे पास खड़ा हो जाता। शाम को गेट खोलते ही वो बस एक सवाल करता, कौन कैसा है। जवाब तो कोई न कोई जरूर देता, लेकिन मैंने 3-4 दिन से हंसते हुए किसी को नहीं देखा था। अब मेरे लिए अपने बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरे मालिक ने जब रात में कहा, कौन बाहर चलोगे, तो मेरा दिल मचल गया। सामने वाला पार्क देखने के लिए, उन कुत्तों को देखने के लिए जो मुझे देखकर कोनों में दुबक जाते थे, उन कुत्तियों पर एक नजर डालने के लिए जो मेरे इंतजार में खड़ी रहती थीं। अब तो यह मोटा सा गद्दा भी, जो मेरे लिए थोड़े ही दिन से बनाया गया था, बदन में चुभने लगा था। इस पर जब मैं पहली बार लेटा था तो मुझे कितना अच्छा लगा था। खुद अपना आप भी। उसी याद के सहारे मैंने बदन की सारी ताकत तीनों टांगों में भरी और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और अपने मालिक के साथ लंगड़ाता लंगड़ाता पार्क के पास जाकर रुक गया। रुक क्या गया, बदन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जाने कैसे मैं जो भी सोचता, जो भी चाहता, मेरे मालिक को उसका पता लग जाता। उसने एक बार भी आगे चलने के लिए नहीं कहा और मेरी पीठ सहलाता रहा। मैंने मुंह उठाकर जो भी देख सकता था खूब अच्छी तरह देखा। उसके बाद अपने घर मुझे वो ले आया। क्या सोचा, कुछ भी याद नहीं। फिर रात हो गई। बड़ी लंबी रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई। पहले पेट के पास जहां चोट लगी थी वहां दर्द होता था, फिर पैर में जैसे सुइयां चुभती रहती थी, और अब तो सारा बदन, बस क्या बताऊं क्या हो रहा था। पेट में जाने क्या इधर से उधर चक्कर लगाया करता। क्या हो सकता था। खाना तो मैंने कई दिन से नहीं खाया था। पानी होगा या वो दूध जो 2-3 बार मुझे जबरदस्ती पिला दिया गया था। यह सब उसी डॉक्टर का किया हुआ है, मैं सोचता। लेकिन मेरा मालिक मुझे फिर उसके पास ले गया। उसने मेरी आंखों की ऊपर और नीचे की खाल खींच खींच कर बार बार देखा। मेरा मुंह खुलवाकर जबान देखी, लेकिन न सुई लगाई न कोई दवा दी। ये बात मुझे अच्छी लगी। उसने मेरे मालिक से कहा, शाम के वक्त कान को न लाइएगा, बस मुझे हाल बता दीजिएगा। शाम उतरने लगी तो मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो पहाड़, ऐसा दिन तो कटा। उस वक्त मेरा मालिक डॉक्टर के यहाँ ही गया हुआ था। घर के बाकी सारे लोग मेरे पास बैठे थे। हर एक के चेहरे पर परेशानी और उदासी छाई हुई थी। जर्नी तो रो रही थी, शायद दूसरे भी रो रहे थे। मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में गेट खुलने की आवाज हुई। मेरा मालिक अंदर आया, नीला पैंट और नीला कोट पहने। मुझे उसके ये कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे सामने वाली लंबी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझे देखा और अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर नो नो कहा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे उसका रोना न देखा गया और मैंने आंखें बंद कर ली। लेकिन कान बंद करना मेरे बस में न था, इसलिए सब कुछ सुनता रहा। कभी कभी आंखें खोलकर अपने मालिक को देख लेता। उसी वक्त सफेद बालों वालों ने मेरे मालिक को चिमटा लिया, प्यार किया और पूछा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा। मेरे मालिक की आवाज भी रुंध गई थी। कहते हैं सुबह तक पेशाब न हो तो जहर दे दीजिए। आप लोगों को मालूम नहीं वो कितनी तकलीफ में है। दूसरे कुत्ते तो काटने लगते हैं, ऐसा सब्र का डोबरमैन तो मैंने देखा नहीं। उसने रोते रोते कहा, हम अपने हाथ से तो जहर न दे पाएंगे। सफेद बालों वालों ने कहा, यह डॉक्टर साहब को कैसे मालूम है कि मुझे इतनी तकलीफ है। मैंने हैरत से सोचा और सोचते सोचते मेरे मुंह से कराह निकल गई। मैंने जल्दी से खूब भींच कर मुंह बंद कर लिया। उसके बाद की यादें धुंधला गई हैं। रात गए तक सारे लोग मेरे पास बैठे रहे। उसके बाद बिजली बुझा दी गई। फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई न कोई आता, पास बैठकर मेरे पेट और सर पर हाथ फेरता। फिर मुझे शायद नींद आ गई या कुछ पता नहीं क्या हुआ। मालूम नहीं कब, जाने कैसे
मेरे मुंह से जोरों की चीख निकल गई। इतने में बिजली जली, यह शायद जरनी थी। उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा ही था कि सफेद बालों वाला आ गया। उसने मेरे मुंह को, जो न जाने कैसे खुल गया था, अपने नर्म नर्म हाथों से बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरी आंखों पर इस तरह हाथ फेरा कि पपोटों के बीच की पतली झरी से जो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था वो भी गायब हो गया। आगे वाली मेरी एक टांग जाने कैसे ऊपर उठ गई थी। उसने वो टांग भी धीरे धीरे नीचे करके गद्दे पर रख दी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें तक न हिली। लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। अब भी कोई मेरे बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी गर्मी नहीं थी और मैं पहचान भी नहीं पा रहा था कि यह हाथ किसका है। उसी वक्त मैंने कई दिनों बाद, बल्कि शायद महीनों बाद, चिड़ियों की चहकार सुनी। सुबह होने वाली थी। मुझे टहलाने के लिए ले जाने का वक्त बस होने ही वाला था, लेकिन उसके बाद मुझे इतना याद है, वो भी बस कुछ कुछ, कि उसी गद्दे और मेरी फूलदार चादर के साथ मुझे पीछे के खेत में ले जाया गया और धीरे धीरे एक गड्ढे में उतार दिया गया। न मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी, न किसी को रोते देखा। वैसे अब न मैं देख सकता था, न कुछ सुन सकता था, लेकिन मैं जानता हूं वो सब रो रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मैं रो रहा था या नहीं, लेकिन इतना प्यार करने वालों को छोड़ते वक्त कौन है जो अपने आप को रोने से रोक सके। मैं कॉन्ग था, मैं डोबरमैन था। मैं चोरों को अपने मालिक के घर में चोरी करने से न रोक सका। हाँ, मैंने अपनी जान जरूर दे दी। यह आखिरी ख्याल था जो मेरे दिमाग या बदन या आसपास की हवा या मिट्टी को छूता हुआ गुजर गया। उसके बाद मुझे न अपने होने के बारे में कुछ मालूम है, न अपने न होने के बारे में।